आज का हमारा अध्याय है गति एवं समय के बारे में। कक्षा 6 में आपने विभिन्न प्रकार की गतियों के बारे में पढ़ा था। आपने यह पढ़ा था कि किसी वस्तु की गति किसी सरल रेखा के अनुदिश वर्तुल या वर्ताकार अथवा आवर्ती हो सकती है। क्या आपको ये 3 प्रकार की गतियां याद हैं? सारणी 13.1 में गतियों के कुछ सामान्य उदाहरण दिए गए हैं। प्रत्येक उदाहरण में गति का प्रकार पहचानिए। यहाँ पर सारणी 13.1 विभिन्न प्रकार की गतियों के कुछ उदाहरण दिए गए हैं। यहाँ पर गति का उदाहरण, यहाँ पर गति का प्रकार, सरलरेखा के अनुदिश, वर्तुल गति या आवर्ती गति। मार्च पास्ट करते हुए सैनिक कौन सी गति करते हैं वो लिखें। सीधी सड़क पर चलती बैलगाड़ी वो लिखें। दौड़ते धावक के हाथों की गति वो यहाँ पर लिखें, कौन सी गति करते हैं। चलती साइकिल के पेडल की गति कौन सी गति होती है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति कौन सी गति होती है। झूले की कौन सी गति होती है और लोलक की कौन सी गति होती है वो यहाँ पर लिखें। सरल गति होती है या आवर्त गति होती है या वर्तुल गति होती है वो यहाँ पर लिखें। यह हमारा सामान्य अनुभव है कि कुछ वस्तुओं की गति मंद होती है जबकि कुछ अन्य वस्तुओं की गति तीव्र होती है। तेरह पॉइंट एक मंद अथवा तीव्र। हम जानते हैं कि कुछ वाहन अन्य वाहनों की तुलना में अधिक तीव्र गति करते हैं। यहाँ तक कि एक ही वाहन विभिन्न समयों पर तीव्र अथवा मंद गति करता है। सरल रेखीय पथ के अनुदिश गति करने वाली 10 वस्तुओं की सूची बनाइए। इन वस्तुओं की गति को 2 वर्गों मंद अथवा तीव्र में बांटिए। आपने यह केस निश्चित किया कि कौन सी वस्तु मंद गति कर रही है और कौन सी तीव्र गति कर रही है। यदि किसी सड़क पर कई वाहन एक ही दिशा में गति कर रहे हैं तो हम यह सरलता से बता सकते हैं कि उनमें कौन सा वाहन अन्य की तुलना में तीव्र गति कर रहा है। आइए हम सड़क पर चलने वाले वाहनों की गति को देखते हैं। क्रियाकलाप 13.1 चित्र 13.1 को देखिए। इसमें किसी क्षण पर सड़क पर एक ही दिशा में गति करते हुए कुछ वाहनों की स्थिति दर्शाई गई है। अब चित्र 13.2 देखिए। इसमें उन्हीं वाहनों की कुछ समय पश्चात की स्थिति दर्शाई गई है। दोनों चित्रों के प्रेक्षणों के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कौन सा वाहन सबसे तीव्र गति कर रहा है। इनमें सबसे मंद गति कौन कर रहा है। कौन मंद और अथवा तीव्र गति करता है। इसका निर्णय करने में वस्तुओं द्वारा किसी दिए गए काल अंतराल में चली गई दूरी हमारी सहायता कर सकती है। उदाहरण के लिए कल्पना कीजिए आप अपने मित्र को विदा करने बस अड्डे जा रहे हैं। मान लीजिए आप बस के चलते ही अपनी साइकिल के यहाँ पर चित्र 13.1 में सड़क पर एक ही दिशा में गति करते हुए वाहनों को दिखाया गया है। यहाँ पर चित्र 13.2 में चित्र 13.1 में दर्शाए गए वाहनों के कुछ समय पश्चात की ये तस्वीर दिखाई गई है। पेडल मारने लगते हैं। 5 मिनट के पश्चात आपके द्वारा चली गई दूरी बस द्वारा चली गई दूरी से काफी कम होगी।
क्या आप तब ये कहेंगे कि बस साइकिल से तीव्र गति कर रही है? हम प्राय ये कहते हैं कि तीव्र चलने वाले वाहनों की चाल अधिक होती है। 100 मीटर दौड़ में यह निर्णय करना सरल होता है कि किसकी चाल अधिकतम है। जो धावक 100 मीटर दूरी तय करने में सबसे कम समय लेता है, उसकी चाल अधिकतम होती है। 13.2 चाल। आप कदाचित चाल शब्द से परिचित हैं। ऊपर दिए गए उदाहरण में अधिक चाल से यह संकेत मिलता है कि किसी दी गई दूरी को कम समय में तय किया गया है अथवा किसी दिए गए समय में अधिक दूरी तय की गई है। दो या अधिक वस्तुओं में कौन तीव्रतम गति कर रहा है, इसे ज्ञात करने की सबसे सुविधाजनक विधि यह है कि हम इनके द्वारा किसी एकांक समय में तय की गई दूरी ज्ञात करें। इस प्रकार यदि हम दो बसों द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरी जानते हैं, तब हम यह बता सकते हैं कि उनमें से कौन अपेक्षाकृत मंद है। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को हम उस वस्तु की चाल कहते हैं। जब हम ये कहते हैं कि कोई कार 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गति करती है, तो इससे यह ज्ञात होता है कि वह कार 1 घंटे में 50 किलोमीटर दूरी तय करेगी। तथापि कोई कार बिरले ही 1 घंटे तक किसी नियत चाल अथवा समान गति से चलती है। वास्तव में वह धीमी चाल से गति आरंभ करके फिर अपनी चाल बढ़ाती है। अतः जब हम यह कहते हैं कि किसी कार की चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो प्राय हम केवल कार द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरी पर ही विचार करते हैं। हम इसकी चिंता नहीं करते कि इस 1 घंटे की अवधि में कार नियत चाल से चलती रही अथवा नहीं। वास्तव में यहाँ परिकल्पित की गई चाल कार की औसत चाल है। इस पुस्तक में हम औसत चाल के लिए चाल शब्द का ही उपयोग करेंगे। अतः हम तय की गई कुल दूरी को लिए कुल समय से विभाजित करके चाल प्राप्त करते हैं। चाल बराबर तय की गई कुल दूरी अपॉन लिया गया कुल समय। अपने दैनिक जीवन में हम बिरले ही लंबी दूरियों तक अथवा अधिक समय तक वस्तुओं को एक नियत चाल से गति करते हुए देखते हैं। यदि किसी सरल रेखा के अनुदिश गति करने वाले वस्तु की चाल परिवर्तित होती रहती है, तो उस वस्तु की चाल असमान कही जाती है। इसके विपरीत किसी सरल रेखा के अनुदिश वस्तु की नियत चाल से गति एक समान गति कहलाती है। इस स्थिति में औसत चाल वही है जो वास्तविक चाल है। यदि हम किसी वस्तु द्वारा किसी निश्चित दूरी को तय करने में लगे समय को माप लें, तो हम उस वस्तु की चाल ज्ञात कर सकते हैं। कक्षा 6 में आपने दूरी मापना सीखा था, परंतु हम समय कैसे मापते हैं, आइए पता लगाएं। 13.3 समय की माप। यदि आपके पास घड़ी नहीं है, तो आप यह कैसे निश्चित करेंगे कि अब क्या समय हो गया है? क्या कभी आपको यह जानने की उत्सुकता हुई है कि हमारे बुजुर्ग किस प्रकार केवल छाया देखकर दिन के समय का अनुमान लगा लेते थे? हम 1 माह के काल अंतराल को कैसे मापते हैं? हम 1 वर्ष के काल अंतराल को कैसे मापते हैं? समय की माप से हमारा तात्पर्य काल अंतराल की माप से है। बोलचाल में जब हम समय मापने के लिए किसी घड़ी के उपयोग के बारे में चर्चा करते हैं, तब हमारा अभिप्राय काल अंतराल का मापन ही होता है।
हमारे पूर्वजों ने यह देखा कि प्रकृति में बहुत सी घटनाएं निश्चित अंतरालों के पश्चात स्वयं दोहराती हैं। उदाहरण के लिए उन्होंने ये पाया कि सूर्य प्रतिदिन प्रातः उदय होता है। एक सूर्योदय से अगले सूर्योदय के बीच के समय को एक दिन कहा गया। इसी प्रकार एक अमावस्या या नवचंद्र से अगली अमावस्या के बीच के समय की माप माह के रूप में की गई। एक वर्ष उस समय के लिए नियत किया गया जितने समय में पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करती है। प्राय हम एक दिन से काफी छोटे समय अंतरालों को मापने की भी आवश्यकता पड़ती है। संभवतः समय मापने की सबसे सामान्य युक्ति घड़ियां हैं। चित्र 13.3 क्या आपको कभी यह जानने की उत्सुकता हुई है कि घड़ियां समय कैसे मापती हैं? घड़ियों की कार्यविधि काफी जटिल होती है, परंतु सभी घड़ियों में आवर्ती गति का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर चित्र ए में दीवार घड़ी को दिखाया गया है और यहाँ पर मेज घड़ी को दिखाया गया है। बी में मेज घड़ी को दिखाया गया है। यहाँ पर सी में अंकक डिजिटल घड़ी को दिखाया गया है। चित्र 13.3 में कुछ सामान्य घड़ियों को दिखाया गया है। दीवार घड़ी, मेज घड़ी और अंकक या डिजिटल घड़ी को दिखाया गया है। आवर्ती गति का एक चिर परिचित उदाहरण सरल लोलक है। सरल लोलक धातु के छोटे गोले अथवा पत्थर के टुकड़े को किसी दृढ़ स्टैंड से धागे द्वारा निलंबित करके बनाया जा सकता है। चित्र 13.4 ए धातु के गोले को लोलक का गोलक कहते हैं। चित्र 13.4 ए में लोलक को अपनी माध्य स्थिति पर विराम अवस्था में दर्शाया गया है। जब लोलक के गोले को धीरे से एक ओर ले जाकर मुक्त करते हैं तो ये इधर उधर गति करना आरंभ कर देते हैं। चित्र 13.4 बी सरल लोलक की यह गति आवर्ती गति अथवा दोलन गति का उदाहरण है। जब लोलक का गोलक अपनी माध्य स्थिति O से आरंभ करके A तक, फिर A से B एवं B से वापस O पर आता है तो यह कहा जाता है कि लोलक ने एक दोलन पूरा कर लिया है। लोलक तब भी एक दोलन पूरा करता है जब इसका गोलक एक चरम स्थिति A से दूसरी चरम स्थिति B पर तथा B से यहाँ पर चित्र 13.4 ए में एक सरल लोलक को दिखाया गया है। बी में दोलन करते हुए सरल लोलक के गोलक की विभिन्न स्थितियों को दिखाया गया है। यहाँ पर ये सरल लोलक को दिखाया गया है। वापस ए पर आ जाता है। सरल लोलक एक दोलन पूरा करने में जितना समय लगता है उसे सरल लोलक का आवर्तकाल कहते हैं। क्रियाकलाप 13.2 लगभग 1 मीटर लंबा धागा अथवा डोरी लेकर चित्र 13.4 ए दर्शाए अनुसार एक सरल लोलक बनाइए। यदि पास में कोई पंखा चल रहा है तो उसे बंद कीजिए। लोलक के गोलक को अपनी माध्य स्थिति पर विराम में आने दीजिए। गोलक के नीचे फर्श पर अथवा इसके पीछे दीवार पर उसकी माध्य स्थिति को एक चिन्ह द्वारा अंकित कीजिए। लोलक का आवर्तकाल मापने के लिए हमें विराम घड़ी की आवश्यकता होगी। यदि विराम घड़ी उपलब्ध नहीं है तो मेज घड़ी अथवा कलाई घड़ी उपयोग की जा सकती है। लोलक को गति में लाने के लिए गोलक को पकड़िए और इसे धीमे से एक ओर ले जाइए। यह सुनिश्चित कीजिए कि जब आप गोलक को विस्थापित कर रहे हों तो इसकी बंधी डोरी तनी हुई हो। अब
गोलक को विस्थापित स्थिति से मुक्त कीजिए। ध्यान रखिए, गोलक को छोड़ते समय इसे धक्का नहीं लगना चाहिए। जिस समय गोलक अपनी माध्य स्थिति पर है, उस समय घड़ी का समय नोट कीजिए। माध्य स्थिति की बजाय आप उस स्थिति से भी समय नोट करना आरंभ कर सकते हैं जब गोलक अपनी किसी एक चरम स्थिति पर है। लोलक द्वारा 20 दोलन पूरा करने में लगा समय मापिए। सारणी 13.2 में आपने प्रेक्षण लिखिए। इसमें दिया गया प्रेक्षण केवल एक नमूना है। आपके प्रेक्षण इससे भिन्न हो सकते हैं। इस क्रियाकलाप को 3 से 4 बार दोहराइए और अपनी प्रेक्षण सारणी में लिखिए। 20 दोलनों को पूरा करने में लगे समय को 20 से भाग देकर एक दोलन में लगा समय अर्थात लोलक का आवर्तकाल प्राप्त कीजिए। सारणी 13.2 सरल लोलक का आवर्तकाल। डोरी की लंबाई 100 सेंटीमीटर। यहाँ 20 दोलनों के लिए लिया गया समय सेकंड में और आवर्तकाल एस 42 दिया गया है। 20 दोलनों के लिए लिया गया समय 20 सेकंड का और आवर्तकाल 2.1। और यहाँ पर हम और भी इस तरह से प्रेक्षण कर सकते हैं। क्या आपके लोलक का आवर्तकाल हर बार लगभग समान आता है? ध्यान रखिए, आरंभिक विस्थापन में थोड़ा परिवर्तन आपके लोलक के आवर्तकाल को प्रभावित नहीं करता है। आजकल अधिकांश घड़ियों में एक अथवा दो सेलों वाले विद्युत परिपथ होते हैं। इन घड़ियों को क्वार्ट्ज घड़ी कहते हैं। इनके द्वारा मापा गया समय पहले उपलब्ध घड़ियों द्वारा मापे गए समय से अधिक यथार्थ होता है। समय तथा चाल की मात्रक। समय का मूल मात्रक सेकंड है। इसका प्रतीक एस है। समय के बड़े मात्रक मिनट अथवा घंटा है। आप पहले ही जानते हैं कि ये मात्रक किस प्रकार एक दूसरे से संबंधित हैं। चाल का तथाकथित मूल मात्रक क्या है? चूंकि चाल बराबर दूरी बटा समय है, अतः चाल का मूल मात्रक मीटर बटे सेकंड है। वास्तव में इसे अन्य मात्रकों जैसे मीटर प्रति मिनट अथवा किलोमीटर प्रति घंटा में भी व्यक्त किया जा सकता है। आपको यह याद रखना चाहिए कि सभी मात्रकों के प्रतीकों को एक वचन में लिखा जाता है। उदाहरण के लिए हम 50 किलोमीटर लिखते हैं, न कि 50 किलोमीटर सेकंड, अथवा 8 सेंटीमीटर लिखते हैं, न कि 8 सेंटीमीटर सेकंड। आवश्यकता के अनुसार समय के विभिन्न मात्रकों का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए आपकी आयु को दिनों अथवा घंटों में व्यक्त करने की अपेक्षा वर्षों में व्यक्त करना सुविधाजनक होता है। इसी प्रकार घर से विद्यालय तक की दूरी को तय करने में लगे समय को वर्षों में व्यक्त करना बुद्धिमानी नहीं है। एक सेकंड का काल अंतराल कितना छोटा अथवा बड़ा होता है? जोर से 2001 पुकारने में लगा समय लगभग 1 सेकंड होता है। 2001 से 2010 तक जोर जोर से गिनकर आप इसका सत्यापन कर सकते हैं। किसी सामान्य स्वस्थ युवा की विराम की स्थिति में नाड़ी 1 मिनट में बेहतर बार अर्थात 10 सेकंड में लगभग 12 बार स्पंदन। वो जो ये जानने के लिए उत्सुक है कि एक दिन में कितने सेकंड अथवा एक वर्ष में कितने घंटे होते हैं, क्या आप उसकी सहायता कर सकते हैं?
इस खोज के विषय में एक रोचक कहानी है कि किसी दिए गए लोलक का आवर्तकाल नियत होता है। आपने सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक गैलीलियो गैलीली 1564 से 1642 ईस्वी का नाम सुना होगा। कहा जाता है कि एक बार गैलीलियो गिरजाघर में बैठे थे। उन्होंने ये देखा कि छत से जंजीर द्वारा लटका कोई लैंप एक ओर से दूसरी ओर धीमी गति कर रहा है। उन्हें यह पाकर आश्चर्य हुआ कि लैंप के एक दोलन पूरा करने के अंतराल में उनकी नब्ज या स्पंद धड़कन की संख्या हर बार समान होती है। गैलीलियो ने अपने परीक्षण को सत्यापित करने के लिए विभिन्न लोलकों के साथ प्रयोग किए। उन्होंने यह पाया कि किसी दी गई लंबाई का लोलक सदैव एक दोलन पूरा करने में समान समय लेता है। इस प्रेक्षण ने लोलक युक्त घड़ियों के विकास को एक नई दिशा प्रदान की। कमानी युक्त घड़ियां और कलाई की घड़ियां लोलक युक्त घड़ियों का परिष्कृत रूप थी। यहाँ पर ये ए में जंतर मंतर नई दिल्ली में धूप घड़ी को दिखाया गया है। चित्र 13.5 में प्राचीन काल में प्रयुक्त समय मापन की कुछ युक्तियों को दिखाया गया है। यहाँ ए में जंतर मंतर नई दिल्ली में धूप घड़ी को दिखाया गया है। यहाँ बी में रेत घड़ी को दिखाया गया है और सी में जल घड़ी को दिखाया गया है। करती हैं या धड़कती हैं। बच्चों में यह दर कुछ अधिक हो सकती है। जब लोलक वाली घड़ियां प्रचलित नहीं हुई थी तब संसार के विभिन्न भागों में समय मापन के लिए बहुत सी युक्तियों का उपयोग किया जाता था, जैसे धूप घड़ी, जल घड़ी, रेत घड़ी। इस प्रकार की युक्तियों के कुछ उदाहरण हैं। संसार के विभिन्न भागों में इन युक्तियों के भिन्न भिन्न डिजाइन बनाए गए, जैसे चित्र 13.5 में दिखाया गया है। 13.4 चाल मापना, समय तथा दूरियां कैसे मापें। यह सीखने के पश्चात आप किसी वस्तु की चाल परिकलित कर सकते हैं। पहले यह जानने के लिए उत्सुक है कि जब लोलक वाली घड़ियां नहीं थी तब समय कैसे मापा जाता था। आइए फर्श के अनुदिश गतिमान किसी गेंद की चाल ज्ञात करें। क्रियाकलाप 13.3 चौक के चूर्ण अथवा चूने से फर्श पर एक सरल रेखा खींचिए तथा अपने मित्र से कहिए कि वह इस रेखा से 1 से 2 मीटर दूर खड़ा हो। अब मित्र से कहिए कि वह फर्श के अनुदिश इस सरल रेखा के लंबवत किसी गेंद को धीरे से लुढ़काएं। जिस क्षण गेंद सरल रेखा को पार करती है तथा जिस क्षण वह विराम में आती है, दोनों बार समय नोट कीजिए। चित्र 13.6 गेंद विराम में आने में कितना समय लेती है। जिस बिंदु पर गेंद रेखा को पार करती है तथा जिस बिंदु पर वह विराम में आती है, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी मापिए। इसे मापने के लिए आप किसी पैमाने अथवा मापक फीते का उपयोग कर सकते हैं। इस क्रियाकलाप को विभिन्न समूह बारी बारी से दोहराएं तथा सभी यहाँ पर चित्र 13.6 में गेंद की चाल मापते हुए दिखाया गया है। यहाँ पर गेंद की चाल मापते हुए दिखाया गया है इस चित्र में। मापों को सारणी 13.3 में लिखिए।
प्रत्येक समूह के पाठ्यांकों से गेंद की चाल परिकलित कीजिए। क्या आप अपने चलने अथवा साइकिल चलाने की चाल की तुलना अपने मित्र की चाल से करना चाहेंगे? इसके लिए आपको अपने घर अथवा किसी अन्य बिंदु से अपने विद्यालय की दूरी जानने की आवश्यकता होगी। यहाँ पर सारणी 13.3 में गतिमान गेंद द्वारा चली गई दूरी तथा लिया गया समय, यहाँ पर समूह का नाम लिखना है कि यहाँ पर समूह का नाम लिखें। यहाँ गेंद द्वारा चली गई दूरी मीटर में लिखनी है, गेंद ने कितनी दूरी तय की मीटर में। यहाँ लिया गया समय सेकंड में लिखना है, कितने सेकंड लगे उस गेंद को दूरी तय करने में। और यहाँ चाल निकालनी है हमें, तय की गई दूरी अपॉन लिया गया समय यहाँ पर लिखें। आवश्यकता होगी तब आप सभी इस दूरी को तय करने में लगे समय को मापकर एक दूसरे की चाल परिकलित कर सकते हैं। यह जानना आपके लिए रोचक हो सकता है कि आप में से किसकी चाल सबसे अधिक है। सारणी 13.4 में कुछ जीवों की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में दी गई है। आप स्वयं इनकी चाल को मीटर प्रति सेकंड में परिकलित कर सकते हैं। उपग्रहों को पृथ्वी की कक्षा में प्रमोचित या छोड़ना करने वाले रॉकेट प्राय 8 किलोमीटर प्रति सेकंड तक की चाल प्राप्त कर लेते हैं। इसके विपरीत कछुआ केवल 8 सेंटीमीटर प्रति सेकंड लगभग की चाल से चल सकता है। क्या आप यह परिकलित कर सकते हैं कि कछुए की तुलना में रॉकेट की चाल कितनी गुनी है? यदि आपको किसी वस्तु की चाल ज्ञात हो जाए तो आप दिए गए समय में उसके द्वारा चली गई दूरी को ज्ञात कर सकते हैं। सामान्यतः उपलब्ध घड़ियों द्वारा मापा जा सकने वाला सबसे कम समय अंतराल 1 सेकंड है। तथापि अब ऐसी विशिष्ट घड़ियां उपलब्ध हैं जो 1 सेकंड से छोटे समय अंतरालों को माप सकती हैं। इनमें से कुछ घड़ियां 1 सेकंड के 10 लाखवें भाग और यहाँ तक कि 1 अरबवें भाग तक के समय अंतराल माप सकती हैं। आपने माइक्रो सेकंड अथवा नैनो सेकंड जैसे शब्द सुने होंगे। एक माइक्रो सेकंड सेकंड का 10 लाखवां भाग होता है। एक नैनो सेकंड सेकंड का 1 अरबवां भाग होता है। इतने छोटे समय अंतरालों को जो घड़ियां मापती हैं उनका उपयोग वैज्ञानिक अनुसंधानों के लिए किया जाता है। खेलों में जिन समय मापने की युक्तियों का उपयोग होता है वे सेकंड के 10वें अथवा 100वें भाग तक के समय अंतराल माप सकती हैं। इसके विपरीत ऐतिहासिक घटनाओं के समयों को शताब्दियों अथवा सहस्त्राब्दियों में व्यक्त किया जाता है। तारों तथा ग्रहों की आयु का प्राय अरबों वर्ष में व्यक्त करते हैं। क्या आप उन काल अंतरालों के प्रास की कल्पना कर सकते हैं जिनसे हमें व्यवहार करना पड़ता है? यहाँ पर सारणी 13.4 कुछ जंतुओं द्वारा प्राप्त की जा सकने वाली तीव्रतम चाल दी गई है। यहाँ पर वस्तु का नाम लिखना है, जैसे बाज। यहाँ पर चाल किलोमीटर प्रति घंटा। बाज की चाल दी गई है 320 किलोमीटर प्रति घंटा। और यहाँ पर चाल कैसे निकालते हैं मीटर प्रति सेकंड में, तो 320 इंटू 1000/60 गुना 60, तो ये 0 से 0 कट गया और यहाँ पर आंसर 3200 आ जाएगा। इसी प्रकार चीता की चाल, यहाँ पर चाल दी गई है 112 किलोमीटर प्रति घंटा और यहाँ पर निकालनी है चाल। ब्लू फिश की 40 से 46 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ पर चाल निकालें। खरगोश की चाल दी गई है 56 किलोमीटर प्रति घंटा,
यहाँ पर चाल निकालें। गिलहरी की चाल दी गई है 19 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पर गिलहरी की चाल हमें निकालनी है। घरेलू चूहा की चाल दी गई है 11 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पर घरेलू चूहे की चाल को निकालें। मानव की चाल दी गई है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पर चाल को निकालें। यहाँ पर भीम का एक कछुआ की चाल दी गई है 0.27। यहाँ पर उसकी चाल को निकालें। और घोंघा की दी गई है 0.05 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पर उसकी चाल को हम निकाल सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। आपको केवल चाल को समय से गुणा ही करना होगा। इस प्रकार चली गई दूरी बराबर चाल इंटू समय। आप यह भी ज्ञात कर सकते हैं कि दी गई चाल से चलने वाली कोई वस्तु किसी दूरी को कितने समय में तय करेगी। यहाँ पर लिया गया समय है वो है समय बराबर दूरी बटे चाल। वो जो ये जानना चाहता है कि क्या कोई ऐसी युक्ति है जो चाल मापती है। आपने स्कूटर अथवा मोटरसाइकिलों पर एक मीटर लगा हुआ देखा होगा। इसी प्रकार कारों, बसों तथा अन्य वाहनों के डैशबोर्डों पर मीटर देखे जा सकते हैं। चित्र 13.7 में किसी कार का डैशबोर्ड दर्शाया गया है। ध्यान दीजिए, इनमें से किसी एक मीटर के एक कोने पर किलोमीटर प्रति घंटा लिखा है। इसे चाल मापी या स्पीडोमीटर कहते हैं। इससे सीधे ही किलोमीटर प्रति घंटा में चाल ज्ञात हो जाती है। इसमें एक अन्य मीटर भी होता है जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापता है। इस मीटर को पथमापी अथवा ओडोमीटर कहते हैं। यहाँ चित्र 13.7 में कार का डैशबोर्ड दिखाया गया है। विद्यालय की पिकनिक के लिए जाते समय पहेली ने यह निश्चित किया कि यात्रा समाप्त होने तक हर 30 मिनट के पश्चात बस के पथमापी का पाठ्यांक अपने नोटबुक पर लिखेगी। इसके पश्चात उसने अपने पाठ्यांक सारणी 13.5 में लिखे। सारणी 13.5 यात्रा के विभिन्न समयों पर पथमापी के पाठ्यांक। यहाँ पर समय दिया गया है AM 8 AM। 8 AM में पथमापी का पाठ्यांक 36,540 किलोमीटर। आरंभिक बिंदु से दूरी 0 किलोमीटर। 8:30 पर 36,560 किलोमीटर और आरंभिक बिंदु से दूरी 20 किलोमीटर दर्ज की गई। 9 AM पर दूरी 36,580 किलोमीटर और आरंभिक बिंदु से दूरी 40 किलोमीटर। 9:30 पर 36,600 किलोमीटर और आरंभिक बिंदु से दूरी 60 किलोमीटर। 10 बजे पथमापी का जो पाठ्यांक था वो 36,620 किलोमीटर नोट किया गया, जबकि आरंभिक बिंदु से दूरी वो 80 किलोमीटर दर्ज की गई। क्या आप बता सकते हैं कि पिकनिक स्थल विद्यालय से कितनी दूर था? क्या आप बस की चाल परिकलित कर सकते हैं? सारणी को देखकर बुजो ने पहेली से पूछा कि क्या ये बता सकती है कि 9:45 AM तक उसकी बस ने कितनी दूरी तय कर ली थी। पहेली के पास इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं था। वे अपने शिक्षक के पास गए। शिक्षक ने उससे कहा कि इस समस्या को हल करने का एक ढंग यह है कि हम दूरी समय ग्राफ खींचें। आइए यह पता लगाइए कि इस प्रकार का ग्राफ कैसे खींचा जाता है। 13.5 दूरी समय ग्राफ। आपने यह देखा होगा कि समाचार पत्र, पत्रिकाएं आदि सूचनाओं को रोचक बनाने के लिए उन्हें विभिन्न प्रकार के ग्राफों के रूप में प्रस्तुत करती हैं।
चित्र 13.8 में दर्शाए गए ग्राफ के प्रकार को स्तंभ ग्राफ कहते हैं। ग्राफीय निरूपण का एक अन्य प्रकार वर्तारेख अथवा पाई चित्र चित्र 13.9 है। चित्र 13.10 यहाँ पर चित्र 13.8 में किसी टीम द्वारा प्रत्येक ओवर में बने रन को स्तंभ ग्राफ में दिखाया गया है। इधर ओवर को दिखाया गया है, इधर रनों को दिखाया गया है। जैसे पहले ओवर में कितने रन आए, 1 रन। दूसरे ओवर में कहाँ तक, तो 5 से 5। तीसरे ओवर में कितने रन आए, तो हम बता सकते हैं 3। चौथे ओवर में 10 रन और 5वें ओवर में 2 रन। तो इस तरह से ये स्तंभा ग्राफ दिखाया गया है। यहाँ चित्र 13.9 में वायु का संगठन दर्शाता वर्तारेख दिखाया गया है। यहाँ पर ऑक्सीजन को दिखाया गया है, यहाँ अन्य गैस को दिखाया गया है और ये सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन को दिखाया गया है। इसमें दर्शाया गया ग्राफ रेखा ग्राफ का उदाहरण है। दूरी समय ग्राफ को सामान्यतः रेखा ग्राफ द्वारा निरूपित किया जाता है। यहाँ पर चित्र 13.10 में किसी बच्चे की आयु व भार को दर्शाया गया है। इधर आयु वर्षों में दी गई है, इधर भार किलोग्राम में दिया गया है। यहाँ पर देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 वर्ष के, 16 वर्ष, 18 वर्ष, 20 वर्ष के बच्चों को दिखाया गया है और इधर भार दिखाया गया है 10 किलोग्राम, 20 किलोग्राम, 30 किलोग्राम, 40, 50, 60, 70 किलोग्राम, 80 किलोग्राम। तो जो 2 वर्ष के आयु तक के बच्चे हैं उनका भार दिखाया गया है 10 किलोग्राम। 4 वर्ष के बच्चों का 10 से थोड़ा ज़्यादा और 6 वर्ष के का दिखाया गया है 20 और 8 वर्ष के बच्चों का दिखाया गया है 10 साल के बच्चों का 30 और 12 वर्ष के, 14 वर्ष, 18 वर्ष और 20 वर्ष के। इस तरह से ये ग्राफ को दिखाया गया है 70 किलोग्राम, 80 किलोग्राम तक। किया जाता है। आइए इस प्रकार ग्राफ बनाना सीखें। एक ग्राफ पेपर लीजिए। चित्र 13.11 में दर्शाए अनुसार इस पर एक दूसरे के लंबवत 2 रेखाएं खींचिए। क्षैतिज रेखा पर x डैश OX अंकित कीजिए, इसे अक्ष अक्ष कहते हैं। इसी प्रकार ऊर्ध्वाधर रेखा पर YO Y डैश अंकित कीजिए, इसे Y अक्ष कहते हैं। अक्ष O अक्ष डैश तथा YO Y डैश का प्रतिच्छेद बिंदु मूल बिंदु O कहलाता है। जिन दो राशियों के बीच ग्राफ खींचा जाता है उन्हें इन्हीं दो अक्षों के अनुदिश दर्शाया जाता है। हम अक्ष अक्ष पर धनात्मक मानों को O अक्ष के अनुदिश दर्शाते हैं। इसी प्रकार Y अक्ष पर धनात्मक मानों को YO के अनुदिश दर्शाते हैं। इस अध्याय में हम केवल राशियों के धनात्मक मानों पर ही विचार करेंगे, इसलिए हम चित्र 13.11 में दर्शाए गए केवल छायांकित भाग का ही उपयोग करेंगे। चित्र 13.11 ग्राफ पेपर पर x अक्ष तथा y अक्ष, यहाँ पर ये x डैश और x को दिखाया गया है, यहाँ y डैश और y को दिखाया गया है, यहाँ पर O को दिखाया गया है। ये ग्राफ पेपर है।
बुझो तथा पहेली ने किसी कार द्वारा चली गई दूरी तथा इस दूरी को तय करने में लगा समय पता लगाया। उनके आंकड़े सारणी 13.6 में दर्शाए गए हैं। यहाँ पर सारणी 13.6 किसी कार की गति को दिखाया गया है। यहाँ समय और यहाँ पर दूरी लिखी गई है। जब समय 0 था तो दूरी भी 0 थी। 1 मिनट बाद कार ने द्वारा चली गई दूरी 1 किलोमीटर, 2 मिनट बाद 2 किलोमीटर, 3 मिनट बाद 3 किलोमीटर, 4 मिनट बाद 4 किलोमीटर और 5 मिनट बाद कार द्वारा चली गई दूरी वो है 5 किलोमीटर। आप नीचे दिए गए चरणों को अपनाकर ग्राफ बना सकते हैं। दो अक्षों को निरूपित करने के लिए दो लंबवत रेखाएं खींचिए तथा चित्र 13.11 में दर्शाए अनुसार उन पर ओ अक्ष तथा वाई ओ वाई अंकित कीजिए। यह निश्चित कीजिए कि अक्ष अक्ष के अनुदिश किस राशि को दर्शाना है तथा वाई अक्ष के अनुदिश किसे दर्शाना है। अक्ष अक्ष के अनुदिश समय तथा वाई अक्ष के अनुदिश दूरी दर्शाइए। ग्राफ पर दूरी को निरूपित करने के लिए कोई पैमाना चुनिए तथा समय के निरूपण के लिए कोई अन्य पैमाना चुनिए। कार की गति के लिए ये पैमाने इस प्रकार हो सकते हैं। समय 1 मिनट बराबर 1 सेंटीमीटर, दूरी 1 किलोमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर। चुने गए पैमाने के अनुसार समय और दूरी के मानों को अपने अपने अक्षों पर अंकित कीजिए। कार की गति के लिए समय को अक्ष अक्ष पर मूल बिंदु से 1 मिनट, 2 मिनट इस प्रकार अंकित कीजिए और इसी प्रकार दूरी 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर वाई अक्ष पर अंकित कीजिए चित्र 13.12 में। अब आपको दूरी तथा समय के मानों के प्रत्येक समुच्चय को ग्राफ पेपर पर निरूपित करने के लिए उस बिंदु पर अंकित करने हैं। सारणी 13.6 यहाँ पर चित्र 13.12 में ग्राफ बनाना बताया गया है। यहाँ पर समय लिखा गया है मिनट में। यहाँ पर दूरी किलोमीटर में दर्शाई गई है। यहाँ पर ये 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट दिखाया गया है। यहाँ 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर और 5 किलोमीटर को दिखाया गया है। 1 मिनट में चली गई दूरी लगभग 1 किलोमीटर है। 2 मिनट में चली गई दूरी 2 किलोमीटर है। इसी प्रकार ये आगे ग्राफ चलता जाएगा। 3 मिनट में 3 किलोमीटर, 4 मिनट बाद 4 किलोमीटर और 5 मिनट बाद 5 किलोमीटर दूरी का ये ग्राफ बन जाएगा। के क्रम में संख्या 1 के प्रेक्षण में यह दर्शाया गया है कि समय 0 मिनट पर चली गई दूरी भी शून्य है। मानो कि इस समुच्चय की ग्राफ पेपर पर स्थिति मूल बिंदु पर है। 1 मिनट के पश्चात कार ने 1 किलोमीटर दूरी चली है। मानो कि इस समुच्चय को अंकित करने के लिए अक्ष अक्ष पर 1 मिनट को निरूपित करने वाले बिंदु को देखिए। इस बिंदु पर y अक्ष के समांतर रेखा खींचिए। इसके पश्चात y अक्ष पर 1 किलोमीटर दूरी के संगत बिंदु से अक्ष अक्ष के समांतर रेखा खींचिए। वह बिंदु जिस पर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं ग्राफ पेपर पर इस मानों के समुच्चय को निरूपित करता है। चित्र 13.12 इसी प्रकार ग्राफ पेपर पर मानों के विभिन्न समुच्चयों के तदनुरूपी बिंदुओं को अंकित कीजिए। चित्र 13.12 में विभिन्न समयों पर कार की स्थितियों की के सभी बिंदुओं के समुच्चयों को ग्राफ पर दर्शाया गया है।
चित्र 13.12 में दर्शाए अनुसार इन बिंदुओं को मिलाइए। बिंदुओं को मिलाने पर सरल रेखा प्राप्त होती है। यह कार की गति का दूरी समय ग्राफ है। यदि दूरी समय ग्राफ एक सरल रेखा है तो वह संकेत करता है कि वस्तु किसी नियत चाल से गति कर रही है। परंतु यदि किसी वस्तु की चाल लगातार परिवर्तित होती है तो ग्राफ की आकृति कुछ हो सकती है। व्यापक रूप में पैमाने का चयन इतना सरल नहीं होता जितना चित्र 13.12 अथवा चित्र 13.13 में दर्शाया गया है। हमें अक्ष अक्ष अथवा वाई अक्ष पर वांछित राशियों को निरूपित करने के लिए दो भिन्न पैमानों का चयन करना पड़ सकता है। आइए इस प्रक्रिया को एक उदाहरण की सहायता से समझते हैं। आइए फिर उसी बस की गति पर विचार करते हैं जिसके द्वारा पहेली और उसके मित्र पिकनिक पर गए थे। बस द्वारा तय की गई दूरी तथा लिया गया समय सारणी 13.5 में दर्शाए गए हैं। बस द्वारा तय की गई कुल दूरी 80 किलोमीटर है। यदि हम 1 किलोमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर पैमाना चुनने का निश्चय करें तो हमें 80 सेंटीमीटर का अक्ष खींचना होगा, जो कागज की शीट पर संभव नहीं है। इसके विपरीत 10 किलोमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर का पैमाना चुनने पर हमें केवल 8 सेंटीमीटर लंबाई के अक्ष की आवश्यकता होगी। यह पैमाना काफी सुविधाजनक होगा, परंतु यह ग्राफ पेपर के एक छोटे भाग को ही ढकेगा। ग्राफ खींचने के लिए पैमाने का चयन करते समय कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए, जो इस प्रकार हैं। प्रत्येक राशि के अधिकतम और न्यूनतम मानों के बीच अंतर। दूसरा, प्रत्येक राशि के मध्यवर्ती मान, ताकि उन मानों को ग्राफ पर चुने गए पैमाने के आधार पर अंकित करना सुविधाजनक हो। तथा जिस पेपर पर ग्राफ खींचना है उसके अधिकतम भाग का उपयोग करना। मान लीजिए आपको 25 गुना 25 सेंटीमीटर आमाप का एक ग्राफ पेपर दिया गया है। ऊपर दी गई शर्तों को पूरा करने तथा सारणी 13.5 के आंकड़ों को समायोजित कर सकने के लिए एक पैमाना इस प्रकार हो सकता है। दूरी 5 किलोमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर और समय 6 मिनट बराबर हम 1 सेंटीमीटर पैमाना माना गया है। अब यहाँ पर चित्र 13.13 में बस द्वारा गति को दिखाया गया है। इधर समय को दिखाया गया है मिनट में, इधर दूरी को किलोमीटर में दिखाया गया है। यहाँ पर 8 बजे जो दूरी थी वो 0 किलोमीटर थी। 8:30 पर जो दूरी है वो 20 किलोमीटर है। 9 बजे लगभग दूरी है वो 10 किलोमीटर है, 40 किलोमीटर है। 9:30 पर जो दूरी है वो 60 किलोमीटर है और 10 बजे जो दूरी है वो 80 किलोमीटर दिखाई गई है इस ग्राफ के अनुसार। क्या अब आप बस की गति के लिए दूरी समय ग्राफ खींच सकते हैं? क्या आपके द्वारा खींचा गया ग्राफ चित्र 13.13 में दर्शाए गए ग्राफ के समरूप है? यदि सारणी द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों से तुलना करें तो दूरी समय ग्राफ हमें गति के बारे में विविध प्रकार की जानकारी प्रदान करता है। उदाहरण के लिए सारणी 13.5 से हमें केवल कुछ निश्चित समय अंतरालों पर ही बस द्वारा तय की गई दूरी के बारे में जानकारी। यहाँ पर चित्र 13.14 में बस की गति का दूरी समय ग्राफ दिया गया है। समय एएम में और दूरी किलोमीटर में दिखाई गई है। यहाँ
बजे 0 किलोमीटर, यहाँ ए पर 10 किलोमीटर दूरी तय की गई है। यहाँ 8:30 पर 20 किलोमीटर दूरी, 9 बजे 40 किलोमीटर दूरी, 9:30 पर जो दूरी है वो 70 किलोमीटर, और 10 बजे जो दूरी है वो 80 किलोमीटर तय की गई है। मिलती है। इसके विपरीत दूरी समय ग्राफ से हम समय के किसी भी क्षण पर बस द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कर सकते हैं। मान लीजिए हम 8:15 AM पर बस द्वारा चली गई दूरी ज्ञात करना चाहते हैं। इसके लिए हम अक्ष अक्ष पर उस समय 8:15 AM के संगत बिंदु अंकित करते हैं। चित्र 13.14 मान लीजिए वह बिंदु ए है। अब हम बिंदु ए पर अक्ष अक्ष के लंबवत अथवा वाई अक्ष के समांतर एक रेखा खींचते हैं। फिर हम ग्राफ के जिस बिंदु टी पर यह लंबवत रेखा ग्राफ को काटती है उस बिंदु पर चिन्ह लगाते हैं। चित्र 13.14 इसके पश्चात हम टी से होकर जाने वाली अक्ष अक्ष के समांतर रेखा खींचते हैं। यह वाई अक्ष को बिंदु बी पर काटती है। वाई अक्ष पर बिंदु बी के संगत दूरी ओ बी हमें 8:15 AM पर बस द्वारा किलोमीटर में तय की गई दूरी प्रदान करती है। यह दूरी किलोमीटर में कितनी है? क्या आप 9:45 AM पर बस द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करने में पहली की सहायता कर सकते हैं? क्या आप दूरी समय ग्राफ से बस की चाल भी ज्ञात कर सकते हैं? यहाँ पर ये ग्राफ को दिखाया गया है। इस तरह से ये हमारा जो टॉपिक है, ये अध्याय है, वो कंप्लीट हो गया है।